हेलो एवरीवन। एमबीए थर्ड सेमेस्टर के ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट ग्रुप में एक सब्जेक्ट है आपका काउंसलिंग, मेंटरिंग, मेंटल हेल्थ एंड वेलनेस। सबसे पहले हम इस सब्जेक्ट में काउंसलिंग क्या होता है, उसके फीचर्स क्या होते हैं, उसके प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, देन ऑब्जेक्ट्स एंड स्टेजेस पर फोकस करेंगे इस लेक्चर्स के थ्रू। तो स्टार्ट करते हैं। कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क ऑफ काउंसलिंग। काउंसलिंग एक हेल्पिंग एंड गाइडिंग प्रोसेस होती है। यह कोई लेक्चर या स्पीच नहीं है, बल्कि यह कंपनी के ट्रेंड प्रोफेशनल्स जैसे एचआर मैनेजर्स और एम्प्लॉयज़ के बीच की बातचीत है। एम्प्लॉय की भलाई और वर्क प्लेस पर आने वाले चैलेंजेस को रिजॉल्व करने के लिए काउंसलिंग प्रोसेस का उपयोग किया जाता है। काउंसलिंग की प्रोसेस में हम स्ट्रेस को मैनेज करना, परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करना, रिजॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट्स मीन्स झगड़ों को कम करना और ऑर्गेनाइजेशन चेंज के दौरान एम्प्लॉयज़ का मार्गदर्शन करना होता है। काउंसलिंग का दौरान काउंसलर्स एम्प्लॉय को कोई डायरेक्ट ऑर्डर या डिसीजन नहीं सुनाता, बल्कि एम्प्लॉयज़ के मन में चल रही उलझनों को दूर करने और स्वयं सही डिसीजन लेने के लिए मोटिवेट करता है। मीनिंग, काउंसलिंग एक प्रोफेशनल मीन्स कॉन्फिडेंशियल और सिस्टमेटिक रिलेशन है। इसका मेन ऑब्जेक्ट एम्प्लॉयज़ को उसकी समस्या को समझने, नए रास्ते तलाशने और लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस लाने में मदद करना होता है। नेचर्स एंड फीचर्स। टू वे कम्युनिकेशन। ये केवल एक तरफा भाषण नहीं है, इसमें काउंसलर और एम्प्लॉय दोनों बराबर रूप से हिस्सा लेते हैं। कंटिन्यूस प्रोसेस। ये कोई एक दिन का काम नहीं है, प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कई बार मिलना पड़ता है। स्ट्रिक्टली कॉन्फिडेंशियल। काउंसलिंग रूम में होने वाली हर बात पूरी तरह से कॉन्फिडेंशियल रखी जाती है। इसमें एम्प्लॉयज़ का भरोसा जीतना आसान होता है। इसको हम उदाहरण समझ सकते हैं, जैसे आप अपने किसी बहुत पक्के दोस्त को अपना कोई राज बताते हैं और आपका पूरा भरोसा होता है कि वह ये बात किसी और को नहीं बताएगा। रेमेडियल एंड प्रिवेंटिव। सरल शब्दों में कहें, काउंसलिंग एम्प्लॉय की परेशानी को हल करती है, साथ ही एम्प्लॉय को ऐसे तरीके सिखाती है जिससे वह भविष्य में होने वाले तनाव से बच सके। इसका भी एग्जांपल समझते हैं हम। जैसे जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर आपका बुखार भी ठीक करता है और आपको आने वाले समय में बीमार होने से बचने के तरीके भी बताता है। क्लाइंट सेंटर्स। काउंसलिंग की प्रोसेस का ध्यान सिर्फ एम्प्लॉयज़ की ज़रूरतों और भलाई पर होता है। इसमें कंपनी अपनी मर्जी या एजेंडा एम्प्लॉयज़ पर ज़बरदस्ती नहीं थोपती। ऑब्जेक्ट। पहला पॉइंट आ रहा है इसके अंदर, स्ट्रेस मैनेजमेंट। काउंसलिंग एम्प्लॉय की हैवी वर्कलोड, कड़े नियमों और पर्सनल लाइफ स्ट्रेस को हैंडल करने में मदद करता है। मान लीजिए एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर को बहुत कम समय में एक प्रोजेक्ट पूरा करना है जिससे वह बहुत घबराया हुआ है। काउंसलिंग के जरिए उसे काम को मैनेज करना और शांत रहना सिखाया जाता है। इम्प्रूविंग जॉब परफॉर्मेंस। अगर कोई एम्प्लॉय अच्छा काम नहीं कर पा रहा है तो उसके मेंटल और बिहेवियरल कॉज को आइडेंटिफाई कर दूर करना। एक सेल्समैन जो पहले बहुत अच्छी सेल्स करता था, अचानक उसका परफॉर्मेंस गिर जाता है, तो काउंसलिंग से पता चलता है कि वह पर्सनल रीजंस के कारण ध्यान केंद्रित नहीं कर पा रहा था, तो काउंसल उसे इससे उभरने में मदद करता है। कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशंस। टीम के मेंबर्स के बीच या किसी एम्प्लॉय और उसके मैनेजर के बीच के आपसी झगड़ों, ईगो की लड़ाई या बातचीत की कमी को दूर करना। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं इस पॉइंट को। एक ही प्रोजेक्ट पर काम कर रहे दो एम्प्लॉयज़ के बीच इस बात को लेकर बहस हो जाती है कि काम का कौन सा तरीका सही है। काउंसलर दोनों की बात सुनकर उनके बीच का मनमुटाव खत्म करवाता है। मैनेजिंग चेंजेस। जब कंपनी में कोई बड़ा चेंज होता है, जैसे नई टेक्नोलॉजी आना, मर्जर, तो एम्प्लॉय को बिना डरे उस माहौल में ढलने में मदद करना। उदाहरण, किसी बैंक में अचानक पुराना सिस्टम हटाकर नया एआई सॉफ्टवेयर लाया जाता है। कई पुराने एम्प्लॉयज़ नौकरी छूटने के डर से घबरा जाते हैं। काउंसलिंग के जरिए उनका ये डर दूर किया जाता है और उन्हें बदलाव के लिए तैयार किया जाता है। ओवरऑल मेंटल वेलबींग। एम्प्लॉयज़ के मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य को बेहतर बनाने, जिससे वे नौकरी में खुश रहे, कंपनी ना छोड़े और ऑफिस का माहौल अच्छा बना रहे। एग्जाम्पल के तो इस पॉइंट को समझते हैं हम कि कंपनी में हर हफ्ते योग या मानसिक शांति
के सेशन रखना, जिससे एम्प्लॉय खुद को अकेला या उदास महसूस न करे। जब वे मानसिक रूप से मीन्स मेंटल हेल्थ अगर उसकी अच्छी रहेगी तो लंबे समय तक कंपनी में टिका रहेगा। टाइप्स ऑफ वर्क प्लेस काउंसलिंग, ये 3 प्रकारों की होती है। पहला आ रहा है इसमें डायरेक्टिव काउंसलिंग, दूसरा है नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग एंड पार्टिसिपेटिव और कोऑपरेटिव काउंसलिंग। डायरेक्टिव काउंसलिंग, इसमें काउंसलर मुख्य भूमिका निभाता है। वह एम्प्लॉय की समस्या सुनता है और खुद सीधे तौर पर समाधान बताता है। मान लीजिए एक एम्प्लॉय ऑफिस में बार बार लेट आ रहा है, तो एचआर उसे सीधे बुलाकर कहता है, आप कल से सुबह 9 बजे की शिफ्ट के बजाय दोपहर 12 बजे की शिफ्ट में आइए, इससे आपकी समस्या हल हो जाएगी। यहाँ सीधे समाधान दे दिया। नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग, यह पूरी तरह से एम्प्लॉय पर केंद्रित होता है। इसमें काउंसलर सिर्फ एक लिसनर की भूमिका निभाता है। वह एम्प्लॉयज़ की बात सुनता है और उसे खुद समस्या को समझने और उसका रास्ता निकालने में मदद करता है। पार्टिसिपेटिव और कोऑपरेटिव काउंसलिंग, ये ऊपर दिए गए दोनों तरीकों के बीच का रास्ता होता है, इसे इसलिए मिडिल ग्राउंड कहते हैं। इसमें काउंसलर और एम्प्लॉय दोनों मिलकर एक टीम की तरह काम करते हैं, दोनों बराबर की मेहनत करते हैं और एक साथ बैठकर उपाय सोचते हैं। एक एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस पिछले कुछ महीनों से गिर रही है। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर और एम्प्लॉय एक साथ बैठते हैं। एचआर अपनी तरफ से कुछ सुझाव देता है और एम्प्लॉय अपनी परेशानियां बताता है। दोनों मिलकर एक प्लान बनाते हैं कि एम्प्लॉय को एक नए ट्रेनिंग कोर्स में भेजा जाएगा और साथ ही उसका वर्कलोड भी थोड़ा कम किया जाएगा। रिसेंट ट्रेंड ऑफ काउंसलिंग, जो एम्प्लॉय की मेंटल हेल्थ और कार्य क्षमता को बढ़ाने में मदद करता है। वर्तमान में कंपनियां पहले से ही एम्प्लॉय वेलफेयर पर ध्यान दे रही हैं। मानव संसाधन प्रबंधन मीन्स ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट और आधुनिक कॉर्पोरेट जगत में काउंसलिंग के रिसेंट ट्रेंड इस प्रकार हैं। पहला, इंटीग्रेटेड ऑफ ईएपी। ईएपी मीन्स एम्प्लॉय असिस्टेंस प्रोग्राम। जब कंपनियां जटिल समस्याओं के लिए केवल इंटरनल एचआर पर निर्भर नहीं हैं, वे तीसरे पक्ष में थर्ड पार्टी द्वारा चलाए जाने वाले एम्प्लॉय असिस्टेंस प्रोग्राम में भारी निवेश कर रही हैं। ये कार्यक्रम एम्प्लॉयज़ को पूरी तरह से सीक्रेट फ्री मेंटल हेल्थ, शॉर्ट टर्म काउंसलिंग और कानूनी एवं वित्तीय सलाह प्रदान करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर ईएपी का उपयोग गूगल और माइक्रोसॉफ्ट जैसी मल्टीनेशनल कंपनी अपने एम्प्लॉयज़ को स्प्रिंग हेल्थ या लायरा हेल्थ जैसे वैश्विक ईएपी नेटवर्क के माध्यमों से 24 घंटे मुफ्त और कॉन्फिडेंशियल सजेशंस प्रोवाइड करती हैं। टेली काउंसलिंग एंड डिजिटल थेरेपी। कोविड-19 महामारी के बाद से काउंसलिंग के लिए भौगोलिक दूरियां पूरी तरह खत्म हो गई हैं। अब वर्चुअल काउंसलिंग मीन्स ऑनलाइन एक सामान्य बात बन चुकी है। एम्प्लॉय अब जूम, माइक्रोसॉफ्ट टीम या विशेष मोबाइल ऐप्स जैसे बेटर हेल्प, टॉक स्पेस, वाइसा के माध्यम से प्रोफेशनल साइकोलॉजिस्ट से जुड़ सकते हैं। यह एम्प्लॉय को सुविधा और सीक्रेसी देता है। एग्जाम्पल के तौर पर देखें, डिजिटल थेरेपी और डिलॉयट जैसी कंसल्टिंग फर्मों ने अपने एम्प्लॉयज़ को बेटर हेल्प और टॉक स्पेस जैसे ऐप्स का मुफ्त सब्सक्रिप्शन दिया है, ताकि वे काम के समय के बाद भी कभी भी थेरेपिस्ट से बात कर सकते हैं। एआई एंड चैट बॉट फॉर मेंटल हेल्थ फर्स्ट एड। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अब एचआर के काम को बदल रहा है। शुरुआती चरण में स्ट्रेस तनाव पर नज़र रखने के लिए एआई चैट बॉट का उपयोग कर रहा है। ये चैट बॉट्स लिसनिंग बडीज़ मीन्स सुनने वाले साथी के रूप में काम करते हैं, मूड की जांच करते हैं और माइंडफुलनेस के अभ्यास की सलाह देते हैं। यदि एआई एल्गोरिथम अत्यधिक तनाव या अवसाद का पता लगाता है, तो ये तुरंत मामलों को आगे बढ़ाता है और एम्प्लॉयज़ को ह्यूमन काउंसलर्स के पास भेज देता है। एआई चैटबॉट कई टेक कंपनियां आंतरिक रूप से अंबर या वाइसा जैसे एआई बॉट्स का उपयोग करती हैं। ये बॉट्स हर हफ्ते एम्प्लॉय से बातचीत करके उनके मूड का डेटा एकत्र करते हैं, जिससे एचआर को ये समझने में मदद मिलती है कि टीम में बर्नआउट का खतरा तो नहीं है। शिफ्ट टूवर्ड प्रिवेंटिंग केयर।
पहले काउंसलिंग केवल रिएक्टिव होती थी, यानी किसी एम्प्लॉयज़ के मानसिक रूप से पूरी तरह टूटने या बड़े विवाद के बाद की जाती थी। आज का रुझान प्रोएक्टिव और प्रिवेंटिव है। एचआर डिपार्टमेंट अब बर्नआउट मीन्स अत्यधिक थकान और तनाव को होने से पहले ही रोकने के लिए नियमित वेलनेस वर्कशॉप, जिसको हम वर्कशॉप और फाइनेंशियल प्लानिंग सेमिनार, योग सेशन और फ्लेक्सिबल ट्रेनिंग आयोजित करते हैं। प्रिवेंटिंग केयर ने अपने कार्यालय में विशेष माइंडफुलनेस जोन, ध्यान लगाने की जगह बनाए हैं और एम्प्लॉयज़ के मानसिक तनाव को कम करने के लिए वेलनेस डे की शुरुआत की है। डाइवर्सिटी, इक्विटी एंड इंक्लूजन फोकस्ड काउंसलिंग। जब किसी एम्प्लॉय को उनकी पहचान जैसे जेंडर, कास्ट या न्यूरो डाइवर्सिटी के कारण ऑफिस में तालमेल बिठाने में दिक्कत आती है, तब यह काउंसलिंग मदद करती है। एक एम्प्लॉय को एडीएचडी है, जिससे उसे लगातार काम करने में मुश्किल होती है। काउंसलिंग की मदद से कंपनी उसके लिए एक ऐसा शांत केबिन या काम का तरीका तय करती है जिससे वो बिना तनाव के काम कर सकता है। हाइब्रिड वर्क, स्ट्रेस एंड आइसोलेशन। घर से काम करने और ऑफिस आने जाने मिले जुले तरीके से जो अकेलापन या थकान होती है उसे दूर करना। एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं, एक एम्प्लॉय हफ्ते में 4 दिन घर से काम करता है। वो दिन रात लैपटॉप पर काम करता है और अपनी निजी ज़िंदगी के लिए समय नहीं निकाल पाता। काउंसलर उसे डिजिटल डिटॉक्स मीन्स स्क्रीन से दूरी बनाने और काम के घंटे तय करने का तरीका सिखाते हैं। ट्रॉमा इन्फॉर्म्ड वर्कप्लेस प्रैक्टिस। एम्प्लॉय के पुराने मानसिक या बुरी यादों को ध्यान में रखकर उनसे व्यवहार करना। इसे हम एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। एक एम्प्लॉय का पास्ट में कोई एक्सीडेंट हुआ था। एम्प्लॉय का मैनेजर एक मीटिंग में अचानक उस पर चिल्ला देता है, जिससे उसे पुराना सदमा याद आ जाता है। ट्रॉमा इन्फॉर्म ट्रेनिंग की वजह से मैनेजर अपनी गलती समझता है और उसे बहुत सहानुभूति के साथ अकेले में बात करता है। प्रिंसिपल्स एंड कॉन्सेप्ट ऑफ काउंसलिंग। प्रिंसिपल ऑफ एक्सेप्टेंस। काउंसलर बिना किसी भेदभाव के एम्प्लॉय को वैसा ही स्वीकार करता है जैसा वह है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई एम्प्लॉय काम पर अक्सर देर से आता है तो काउंसलर उस पर गुस्सा होने के बजाय उसकी बात को ध्यान से सुनता है। प्रिंसिपल ऑफ कॉन्फिडेंशियली। काउंसलिंग की सभी बातचीत को कॉन्फिडेंशियल रखा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, एक एम्प्लॉय काउंसलर्स को बताता है कि वह बहुत तनाव में है, तो काउंसलर ये बात कंपनी के बॉस या किसी अन्य साथी को नहीं बताता। नॉन जजमेंट एटीट्यूड। काउंसलर सामने वाले को सही या गलत का टैग नहीं देता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी एम्प्लॉयज़ की गलती से कंपनी का नुकसान हुआ है तो काउंसलर उसे डांटने के बजाय ये समझने की कोशिश करता है कि गलती क्यों हुई है। प्रिंसिपल ऑफ एम्पैथी नॉट सिंपैथी। एम्पैथी इसका मतलब है खुद को सामने वाले की जगह पर रख कर देखना। आप उसके दुख और नज़रिए को बिल्कुल वैसे ही महसूस करते हैं जैसे वह कर रहा है। इससे सामने वाले को लगता है कि उसकी बात सुनी जा रही है। उदाहरण के तौर पे, आपका एक दोस्त परीक्षा में फेल हो गया। आप उसके पास जाकर कहते हैं, मैं समझ सकता हूँ कि तुम पर क्या बीत रही है। तुमने इतनी मेहनत की थी, फिर भी ऐसा रिजल्ट आया। मुझे बहुत दुख हुआ है। और सिंपैथी इसका मतलब है दूर से किसी के लिए दया या अफसोस जताना। इससे सामने वाला खुद को कमज़ोर और छोटा महसूस करने लगता है। उसी दोस्त से दूर खड़े होकर कहना, अरे रे बेचारा फेल हो गया, मुझे बहुत बुरा लग रहा है उसके लिए। इससे दोस्त की मदद नहीं होती बल्कि उसे और बुरा लगता है। प्रिंसिपल ऑफ ऑटोनॉमी। सरल अर्थ में समझें, इसका मतलब यह है कि काउंसलर एम्प्लॉय की समस्या का हल खुद नहीं बताता और ना ही कोई सीधा आदेश देता है। काउंसलर केवल सही रास्ता दिखाता है ताकि एम्प्लॉय अपना फैसला खुद ले सके। फॉर एग्जाम्पल, एक व्यक्ति अपनी नौकरी से परेशान है। काउंसलर उसे यह नहीं कहेगा कि तुम कल ही इस्तीफ़ा दे दो। इसके बजाय वो कहेगा, आइए देखते हैं कि नौकरी बदलने के क्या फ़ायदे और नुकसान हैं और अपनी पुरानी नौकरी में बने रहने के क्या विकल्प हैं। इसके बाद फैसला वो व्यक्ति खुद करेगा। प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिकेशन।
बातचीत में सिर्फ शब्दों का खेल नहीं होता। एक अच्छे काउंसलर को एम्प्लॉय के बोलने के तरीके और उसके बॉडी लैंग्वेज पर भी पूरा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि कई बार चेहरे के भाव शब्दों से ज़्यादा सच बोल देते हैं। कोई व्यक्ति कह रहा है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन वह आंखें झुकाकर और आवाज़ कांप रही है और उसके हाथ ठंडे पड़ रहे हैं, तो काउंसलर तुरंत समझ जाएगा कि वह सही नहीं है, वो ठीक नहीं है, उसे कोई परेशानी है। प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअलिटी। हर इंसान दुनिया में अलग और अनोखा होता है। हर व्यक्ति की सोचने समझने की क्षमता अलग होती है। जो तरीका एक व्यक्ति के तनाव को दूर करने में आता है, जरूरी नहीं है कि वही तरीका दूसरे व्यक्ति पर भी काम करे। हर केस को एक नए और अलग तरीके से देखना चाहिए। रमेश का तनाव रोज़ सुबह दौड़ने से कम हो गया, लेकिन जब सुरेश तनाव में आया तो उसे दौड़ना पसंद नहीं था। तो काउंसलर ने सुरेश की पसंद को समझा और उसे डायरी लिखने का या म्यूज़िक सुनने की सलाह दी। बेसिक काउंसलिंग स्किल्स। एक्टिव लिसनिंग। एक्टिव लिसनिंग का मतलब है सामने वाले की बात को केवल कानों से नहीं बल्कि पूरे मन और भावनाओं से सुनना। इसमें व्यक्ति के शब्द, उसकी आवाज़ के उतार चढ़ाव और उसकी खामोशी पर पूरा ध्यान दिया जाना चाहिए। डूज ऑफ एक्टिव लिसनिंग। बात करते समय नज़रें मीन्स आई कांटेक्ट मिलाकर रखें। समझने का इशारा करने के लिए बीच बीच में सिर हिलाएं। बातचीत के दौरान अपने फ़ोन को दूर रखें। बीच में होने वाली खामोशी से घबराएं नहीं, सामने वाले की सोच पर सोचने का समय दें। डोंट्स एक्टिव लिसनिंग। क्लाइंट को बीच में कभी ना टोकें। जब वो बोल रहा है तो मन में अपने जवाब की तैयारी न करें। बार बार घड़ी ना देखें। मान लीजिए कोई एम्प्लॉय अपनी परेशानी बता रहा है और एक अच्छा काउंसलर बिना उसकी बात काटे अपना फ़ोन साइड में रखकर उसकी आंखों में देखकर पूरी बात सुनेगा और कहेगा, मुझे समझ रहा हूँ। उपस्थित रहने का व्यवहार, जिसको बोलते हैं अटेंडिंग बिहेवियर ऑफ सोलर मॉडल, SOLER मॉडल। इसका मतलब है कि आप अपने बॉडी लैंग्वेज से सामने वाले को यह एहसास दिलाएं कि आपका 100% ध्यान उसकी ओर है। इसके लिए SOLER मॉडल का इस्तेमाल होता है। एस फॉर स्क्वायरली मीन्स क्लाइंट के बिल्कुल सामने सीधे बैठें, टेढ़े होकर ना और तिरछे ना होकर बैठें। ओ फॉर ओपन, अपने हाथ और पैर सिकोड़ कर या बांध कर मीन्स क्रॉस करके ना बैठें, खुले और सहज रूप से बैठें। एल फॉर लीन, थोड़ा सा आगे की तरफ झुकें जिससे लगे कि आप उसकी बात में रुचि ले रहे हैं। आई कांटेक्ट, प्राकृतिक और सहज रूप से नज़र मिलाकर रखें, घूरे नहीं। आर रिलैक्स्ड, बिल्कुल शांत और रिलैक्स होकर बैठें ताकि क्लाइंट भी असहज महसूस न करे। जब कोई आपसे बात करने आए तो अपनी कुर्सी को घुमाकर सीधे उसकी तरफ मुंह कर लें। अपने हाथों को टेबल पर सहज रखें और थोड़ा सा आगे झुककर उसकी बात सुनें। रिफ्लेक्शन ऑफ फीलिंग। इसका मतलब है कि क्लाइंट जो बात बोल रहा है उसके पीछे छुपी उसकी असली इमोशंस को पहचानना और उसे शब्दों में वापस क्लाइंट को बताना। इससे क्लाइंट को लगता है कि उसे वास्तव में समझ आ रहा है। मान लीजिए क्लाइंट अपनी कोई समस्या काउंसलर्स को बताता है कि मेरी माँ हमेशा मेरे छोटे भाई की तरफ तारीफ़ करती है और मैं कुछ भी कर लूँ मेरी तारीफ़ नहीं करती है। काउंसलर बड़े भावनात्मक रूप से रिफ्लेक्ट करता है। ऐसा लगता है कि आपको इस बात से बहुत दुख और निराशा होती है कि आपकी मेहनत पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है और शायद आप थोड़ा अकेला महसूस कर रहे हैं। रिमेनिंग बेसिक काउंसलिंग स्किल्स। क्वेश्चनिंग। काउंसलर बातचीत को आगे बढ़ाने मीन्स इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने और क्लाइंट को अपनी भावनाओं को गहराई से समझने में मदद करने के लिए प्रश्न पूछते हैं। ये 3 प्रकार के होते हैं: ओपन एंडेड क्वेश्चंस, क्लोज एंडेड क्वेश्चंस एंड प्रोबिंग क्वेश्चंस। ओपन एंडेड क्वेश्चंस, इनका जवाब हाँ या ना में नहीं हो दिया जाता। ये क्लाइंट को खुलकर बात करने के लिए मोटिवेट करते हैं। ये आमतौर पर कैसे, क्या हुआ, क्यों से शुरू होते हैं। उदाहरण के लिए, जब आपको वह खराब परफॉर्मेंस रिव्यू मिला तो आपको कैसा लगा। क्लोज एंडेड क्वेश्चंस, इनका जवाब एक शब्द मीन्स यस और नो में दिया जाता है। इनका उपयोग केवल ज़रूरी तथ्य जानने के लिए बहुत कम किया जाना चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पे, क्या आपने शुक्रवार को अपनी रिपोर्ट जमा कर दी थी। लास्ट, प्रोबिंग क्वेश्चंस,
ये एम्प्लॉयज़ द्वारा कही गई किसी खास बात की गहराई में जाने के लिए पूछे जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने कहा कि आप इस रोल में फंसा हुआ महसूस कर रहे हैं। क्या आप बता सकते हैं कि आपके लिए फंसा हुआ होने का क्या मतलब है? क्लैरिफिकेशन, स्पष्टीकरण। जब एम्प्लॉय परेशान होता है तो उसकी बातें उलझी हुई या अस्पष्ट हो सकती हैं। काउंसलर बिना कोई अंदाज़ा लगाए बात को ठीक से समझने के लिए क्लाइंट से उसकी बात को और साफ करने के लिए कहता है। एग्जाम्पल के तौर पे, एम्प्लॉय मीन्स क्लाइंट, सब कुछ पूरी तरह बर्बाद हो गया। काउंसलर, जब आप कहते हैं कि सब कुछ बर्बाद हो गया है तो क्या आपका मतलब नए प्रोजेक्ट की समय सीमा से है या एम्प्लॉय के साथ हुए आपके विवाद के बारे में है? पैराफ्रेसिंग, एम्प्लॉय ने जो बातें या फैक्ट्स कहे हैं, काउंसलर उन्हें अपने शब्दों में थोड़े छोटे और साफ तरीके से दोहराता है। इससे क्लाइंट को लगता है कि उसे ध्यान से सुना जा रहा है। उदाहरण के लिए, एम्प्लॉय, मुझ पर पढ़ाई, पार्ट टाइम नौकरी और अपने छोटे भाई की जिम्मेदारी का बहुत ज़्यादा बोझ है, मैं इसे संभाल नहीं पा रहा हूँ। तो काउंसलर्स बोलते हैं, ऐसा लग रहा है कि आप अपनी मौजूदा जिम्मेदारियों के कारण बहुत ज़्यादा तनाव और दबाव महसूस कर रहे हैं। समराइजेशन, काउंसलर्स पूरी बातचीत, भावना और मुख्य मुद्दों को एक साथ जोड़कर उनका एक छोटा समरी पेश करता है। ये आमतौर पर सेशन के अंत में या किसी बड़े विषय को समेटने के लिए किया जाता है। काउंसलर समरी सबमिट करता है, बोलता है, आज हमने इस बात पर चर्चा की कि काम का दबाव आपके मानसिक स्वास्थ्य को कैसे प्रभावित कर रहा है, कैसे इसकी वजह से आपकी नींद खराब हो रही है, और आपने तय किया है कि आप अगले हफ्ते से अपने बॉस के साथ काम की सीमाओं मीन्स बाउंड्रीज को लेकर बात करेंगे। क्या मैंने सब सही समझा? स्टेज ऑफ काउंसलिंग, काउंसलिंग की स्टेज 5 हैं। इसमें पहली आ रही है रिलेशनशिप बिल्डिंग, एस्टेब्लिशमेंट, असेसमेंट एंड प्रॉब्लम डेफिनेशंस, गोल सेटिंग एंड इंटरवेंशंस एंड एक्शन स्ट्रेटजी, और लास्ट है टर्मिनेशन एंड फॉलोअप। सबसे पहले पे बात करते हैं हम। पहली स्टेज हमारी है रिलेशनशिप बिल्डिंग मीन्स एस्टेब्लिशिंग रिपोर्ट। ये काउंसलिंग की नींव है। यहाँ मुख्य उद्देश्य सामने वाले को सुरक्षित और सहज महसूस कराना होता है, सामने वाले का भरोसा जीतना और तालमेल बिठाना होता है। काउंसलर मुस्कुराकर स्वागत करता है, वो भरोसा दिलाता है कि यहाँ कहीं कहीं हर बात कॉन्फिडेंशियल रहेगी। काउंसलर्स ध्यान से सुनने के लिए सही शारीरिक भाषा जैसे सीधे बैठना, नज़रें मिलाना का इस्तेमाल करता है। सेकंड, असेसमेंट एंड प्रॉब्लम डेफिनेशंस। एक बार भरोसा बन जाने पर काउंसलर असली बीमारी या परेशानी का पता लगाना, समस्या की गहराई में जाता है। काउंसलर सवाल पूछता है ताकि वह समझ सके कि परेशानी की असली वजह क्या है। सिर्फ ऊपर ऊपर की बात नहीं, बल्कि पुरानी आदतों को और माहौल को भी समझा जाता है। इसे एग्जाम्पल समझते हैं अपन। बातचीत के दौरान काउंसलर देखता है कि एम्प्लॉय सिर्फ काम के बोझ से नहीं बल्कि अपने नए मैनेजर के बर्ताव से परेशान है। मैनेजर की डांट के कारण एम्प्लॉय का आत्मविश्वास कम हो गया है। यहाँ काउंसलर और एम्प्लॉय मिलकर असली समस्या की पहचान करते हैं। गोल सेटिंग, समस्या समझ आने के बाद दोनों मिलकर ये टारगेट तय करते हैं कि उन्हें कहाँ पहुँचना है। ऐसे लक्ष्य बनाए जाते हैं जो साफ हों और जिन्हें पूरा किया जा सके। इससे काउंसलिंग को एक दिशा मिलती है। काउंसलर और एम्प्लॉय मिलकर लक्ष्य तय करते हैं। अगले 2 हफ्तों में एम्प्लॉय मैनेजर से बिना डरे बात करना सीखेंगे और अपने काम की सीमाएं मीन्स बाउंड्रीज तय करना शुरू करेंगे ताकि तनाव कम हो सके। इंटरवेंशन एक्शन स्टेज, ये काउंसलिंग का सबसे मुख्य हिस्सा है जहां बदलाव के लिए कदम उठाए जाते हैं, योजना पर काम करना और नई आदतें सीखना। काउंसलर यहाँ अलग अलग थेरेपी जैसे सीबीटी, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी का उपयोग करता है। क्लाइंट को तनाव से निपटने के लिए तरीके सिखाता है। एग्जाम्पल के तौर पे देखें, काउंसलर एम्प्लॉय को रोल प्ले के जरिए सिखाता है कि मैनेजर के सामने अपनी बात मजबूती से कैसे रखती है। वह एम्प्लॉय को गहरी सांस लेने की कसरत मीन्स ब्रीदिंग एक्सरसाइज भी सिखाता है ताकि घबराहट कम हो। एम्प्लॉय इन तरीकों को अपने दफ्तर में आजमाता है। लास्ट, टर्मिनेशन फॉलोअप। जब
टारगेट पूरे हो जाते हैं तो काउंसलिंग प्रोसेस को सही तरीके से समाप्त किया जाता है। ये देखा जाता है कि क्या सारे टारगेट पूरे हुए, एम्प्लॉयज़ को खुद के दम पर जीने के लिए प्रोत्साहित किया जा सकता है और ज़रूरत पड़ने पर आगे की छोटी मुलाकातें फॉलोअप तय की जाती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, 1 महीने बाद एम्प्लॉय का आत्मविश्वास वापस आ चुका है, वह मैनेजर से ठीक से बात कर रहा है। काउंसलर कहता है कि एम्प्लॉय आपने बहुत अच्छा सुधार किया है, अब हमारी नियमित बैठक ख़त्म हो गई है, लेकिन अगर कभी दोबारा ज़रूरत लगे तो आप 3 महीने बाद एक बार मिलने आ सकते हैं। डिफरेंस बिटवीन काउंसलिंग, मेंटरिंग एंड कोचिंग। काउंसलिंग, मेंटरिंग, कोचिंग में अंतर। काउंसलिंग ये एक आपके मेंटल हेल्थ के लिए प्रोसेस की जाती है। इसका एग्जांपल समझते हैं। यदि कोई कर्मचारी बहुत ज़्यादा तनाव में, स्ट्रेस में है, उदास है या किसी गहरे दुख में गुजर रहा है तो उसकी मदद के लिए काउंसलिंग कराई जाती है। मेंटरिंग लंबे समय तक के करियर विकास के लिए होती है। यदि कोई नया कर्मचारी अगले 10 साल में कंपनी का बड़ा अधिकारी में CEO बन जाता है, बने या बनना चाहता है सॉरी, तो सीनियर लीडर द्वारा उसे मेंटरिंग दी जाएगी। कोचिंग किसी खास हुनर में स्किल्स को सुधारने के लिए होती है। कोचिंग का उदाहरण, यदि किसी कर्मचारी को नया कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जैसे CRM चलाना नहीं आता है तो उसे सिखाने के लिए कोचिंग दी जाएगी। कोर डिफरेंस ऑफ काउंसलिंग, मेंटरिंग एंड कोचिंग। प्राइमरी फोकस। काउंसलिंग मेंटल हेल्थ, इमोशनल इश्यूज और पर्सनल प्रॉब्लम जो काम पर असर डालती हैं। मेंटरिंग लंबे समय का करियर डेवलपमेंट, नेटवर्किंग और प्रोफेशनल ग्रोथ पे फोकस करती है। कोचिंग किसी खास काम को बेहतर करने के लिए कम समय में स्किल सुधारने का काम करती है। टाइम, समय सीमा। काउंसलिंग कम या मध्यम समय के लिए किया जाता है। मेंटरिंग लंबे समय के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए। कोचिंग कम समय के लिए, जैसे ही आपका टारगेट पूरा हो जाता है ये ऑटोमेटिक समाप्त हो जाती है। अप्रोच। काउंसलिंग पुरानी परेशानियों को समझने, बातचीत करने और मन को शांत करने वाला तरीका होता है। मेंटरिंग अपना अनुभव और ज्ञान बांटना, सलाह देना और भविष्य के लिए रास्ते खोलना। कोचिंग डायरेक्शन देना, सिखाना और तुरंत काम को बेहतर बनाने का ध्यान केंद्रित करना। फिर है व्हाट डज इट। काउंसलिंग ट्रेनिंग के लिए हुए काउंसलर्स, साइकोलॉजिस्ट या अनुभवी HR एक्सपर्ट्स हो सकते हैं। कंपनी के सीनियर्स लीडर्स या उसी क्षेत्र के अनुभवी अधिकारी मेंटर हो सकते हैं। कोचिंग उस काम के एक्सपर्ट्स मीन सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स या आपके सीधे मैनेजर्स आपके कोच हो सकते हैं।